शर्मा आपके सामने आईपीसी की जो सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने आईपीसी के 1 से लेके 15 तक चैप्टर्स कर लिए हैं। चैप्टर 1 से लेके 15 तक हम करके आ चुके हैं। अब बात करेंगे आज हम 16 चैप्टर की। 16 चैप्टर कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है? सेक्शन जो चैप्टर 16 है वो कवर हो रहा है सेक्शन 299 से लेके 377 तक। बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर 16 है वो बात करता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मानव का शरीर होता है उसके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं अपराधों के संबंध में, उनके बारे में ये चैप्टर बात करता है। क्या ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो जी हाँ, जो बेसिकली चैप्टर इम्पोर्टेंट आता है हमारे लिए वो आता है यहाँ पे चैप्टर 16 और चैप्टर 17 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चैप्टर 16 है उसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर 16 को भी अलग अलग पार्ट्स में इसने डिवाइड कर रखा है। जब हम इस चैप्टर 16 को पढ़ेंगे तो उसमें 8 तरीके के अपराध निकलते हैं। कौन कौन से अपराध होते हैं? 8 तरीके जो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। जो सबसे पहला अपराध आता है वो आता है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। कहां से कहां तक आता है ये आता है 299 से लेके 311 तक। 311 तक इसको कवर करते हैं। फिर जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो आता है गर्भपात कारित करने, अजात शिशु जो होते हैं, मतलब जो जन्म नहीं होता, उन शिशुओं के बारे में बात करता है, उन बच्चों के बारे में बात करता है ना। और शिशुओं को आरक्षित छोड़ने, जन्म छिपाने के विषय में। ये कहां से कहां तक कवर हो रहा है? ये कवर हो रहा है 312 से लेके 318 तक, 312 318। ठीक है, मिसकैरेज का आप इसको कीवर्ड दे सकते हैं कि भाई मिसकैरेज से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं इसके अंदर। फिर आता है हर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं हमारे उपहत्ति के विषय में। ये आता है हमारा 323 338, ये सेक्शंस कवर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सैदोष अवरोध सैदोष परिरोध के विषय में। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? 339 348, ये सेक्शंस बात कर रहा है। इसके बाद आता है आपराधिक बल व हमले के विषय में। 349 और 349 से कहां तक जाता है? ये जाता है 358 तक। ठीक है, फिर आता है व्यपहरण अपहरण के विषय में, बारे में किडनैपिंग एब्डक्शन वगैरह के बारे में बात करता है। ये कहां से कहां तक कर रहा है? 359 से लेके 374 तक। ठीक है, फिर आते हैं यौन अपराध जो आते हैं हमारे 375 से लेके 376 ई तक। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो आता है प्रकृति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, ये कहां से कहां तक आता है? ये एक अकेला सेक्शन है 377। तो ये तो क्या हुआ, हमने उस चैप्टर को की पार्ट जो होते हैं ना उसमें डिवाइड कर लिया कि भाई हमको ये चैप्टर ये पार्ट इसके अंदर चैप्टर 16 में हमको ये पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट देखेंगे हम, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। कहां से कहां तक कवर करेगा? ये कवर करेगा 299 से लेके 311 तक। ठीक है, तो बात करते हैं 299 की। 299 बोलता है आपराधिक मानववध के बारे में, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि जो आपराधिक मानव वध होता है वो ही क्या होता है? हत्या होता है। ठीक है, उसकी बताई गई आगे परिस्थितियां। जब हम हत्या पढ़ेंगे तब इसमें बताया गया कि भाई कौन कौन से अपवाद वगैरह दिए गए हैं जब ये आपराधिक मानव वध होगा और कब ये हत्या होगा। ठीक है, तो जस्ट हम इसकी एक डेफिनेशन का गो थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपराधिक मानव वध आखिर क्या होता है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि जो कोई मृत्यु कायित करने के आशय से, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति की, किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कायित करने के आशय से, यानी इंटेंशन के साथ किसी की मृत्यु कारित करता है या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है। ठीक है ना, उसको बॉडीली इंजरी करता है इस इंटेंशन के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेंस रिया होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मेंस रिया क्या होती है? मेंस रिया ये होती है कि भाई मेरे दिमाग में किसी व्यक्ति को, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको मारने का मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं बाजार से चाकू लाऊंगा, चाकू लाके इसकी हत्या कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में मैंसरिया आ गई, मेरे को इसको मारने के लिए बदले की भावना आ गई, कोई भी मेरा इंटेंशन रहा हो तो वो होती है हमारी मैंसरिया। ठीक है, मैंसरिया यानी उसके आशय के साथ क्या किया, इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति क्या करेगा, इंटेंशन के साथ मृत्यु कारित करने का या फिर ऐसी कोई शारीरिक क्षति करने का
या ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, कि भाई मृत्यु हो ही सकती है इससे। ये ज्ञान रखते हुए यहाँ पे इंटेंशन के साथ क्या क्या हो गया, इंटेंशन भी हो गई और यहाँ पे आ गया इंटेंशन प्लस नॉलेज आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ऐसा जानते हुए वो क्या करेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध कहलाता है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो पहले आप अपना बेयर एक्ट ले सकते हैं, और बेयर एक्ट पे जाके जाएंगे हम सबसे पहले जो इसका इलस्ट्रेशन 1 है, क है इलस्ट्रेशन, उस पे जाएंगे। क्या होता है, क्या नाम का एक व्यक्ति है, यानी कि ये ए नाम का एक व्यक्ति है, एक गड्ढे पर, यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे पर क्या करता है, लकड़ियां और घास बिछाता है। लकड़ियां हो गई, यहाँ पे ये घास हो गई, इस आशय के साथ बिछाता है, इस इंटेंशन के साथ बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे, मतलब किसी और की मृत्यु कारित करने के आशय से एक गड्ढे के ऊपर घास बिछाता है, लकड़ियां बिछाता है, ठीक है। और इसको ये ज्ञान है, मतलब नॉलेज है कि भाई क्या होगा, कि भाई ये बिछाऊंगा मैं, इस पे कोई व्यक्ति चलेगा तो वो इसके अंदर गिर के मर सकता है, ठीक है। तो ये विश्वास कारित करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, तो ये जो बी नाम का व्यक्ति है वो सोचता है कि भाई यहाँ पे ये खड्डा नहीं है, ये नॉर्मल भूमि है, तो क्या करता है, उसके ऊपर चलना शुरू कर देता है। ये चलना शुरू किया बी ने, चलता चलते चलते क्या हुआ, ये इस गड्ढे में जाके गिर गया और उसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। किसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, इसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, ठीक है। ए ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, इसने ये बताया। यहाँ पे आशय होता है और ज्ञान होता है। यहाँ पे मृत्यु की निश्चितता नहीं है, मृत्यु की निश्चितता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इससे ये मर भी सकता है, इसकी टांग भी टूट सकती है, इसको कोई और क्षति कारित हो सकती है। यहाँ पे क्या है, संभावना नहीं है, भाई हो सकता है मृत्यु हो भी जाए, और जहाँ पे संभावना की बात होती है वहां पे आपराधिक मानव वध आता है। लेकिन जब बात आती है हत्या की, तो हत्या में संभावना नाम की कोई चीज नहीं होती, सीधे मर्डर होता है। ये ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति खड़ा है, सीधे इसके ऊपर बंदूक तानता है और उसके ऊपर क्या करते हैं, इसको गोली लग जाती है, गोली लगी, ये मर गया, तो सीधे हत्या का अपराध हो गया ना। यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, सीधे ये गिर के मर गया, इसकी आंखों के सामने ही मर गया, ठीक है। या हॉस्पिटल जाते समय वही मर गया, लेकिन ये मर जाना चाहिए उस टाइम पे, तब ये हो जाएगी हत्या। यहाँ पे संभावना नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आपराधिक मानव वध में बेसिकली डिफरेंस इस चीज का होता है कि यहाँ पे हो जाती है संभावना, कि भाई ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मर भी सकता है, कोई शारीरिक क्षति कारित हो सकती है, ठीक है। ये बात हुई। अब बात करते हैं हत्या की। हत्या आती है हमारी, मर्डर आता है 100-300 के अंतर्गत। क्या बोल रहा है ये, कि हत्या में आपराधिक मानव वध शामिल होता है। अगर मर्डर का ऑफेंस कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा, कि जो कल्पेबल होमोसाइड होता है वो शामिल होता है, आपराधिक मानव वध शामिल होता है, और ये आपराधिक मानव वध का बढ़ा हुआ रूप होता है। इसका मतलब हो गया कल्पेबल होमोसाइड ही मर्डर है, ठीक है, ये बोल रहा है। इसके बाद क्या, अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या होता है, ठीक है। मतलब जो जो परिस्थितियां अपवादों में दे दी गई हैं उनको छोड़ के अगर जो भी परिस्थितियां होंगी वो क्या होगी, मानव वध, जो आपराधिक मानव वध होगा वो हत्या हो जाएगा। अपवाद कौन कौन से हैं, अपवाद वो हैं जो हमको दे रखे हैं 300 के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हत्या देखी है हमने उसके आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, मतलब जो इसका इंटेंशन था वो क्या था, मृत्यु कारित करने का हो। शारीरिक क्षति हो जिससे मृत्यु हो जाना संभव है, मतलब इस तरीके की शारीरिक क्षति की कि मृत्यु तो होएगी। फिर उसके बाद क्षति प्राकृतिक के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, मतलब उसने जो क्षति कारित की है उससे ऐसा होगा ही कि भाई क्या होगा, कोई व्यक्ति मर ही जाएगा, ठीक है। इस ज्ञान के साथ कार्य करना की पूरी संभावना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना आपराधिक मानव वध के टाइम पे, कि भाई पूरी संभावना है कि भाई मृत्यु कारित कर देगा। तो जो 300 होता है उसमें पूरी संभावना होती है, ठीक है, कि भाई मृत्यु कारित होगी ही होगी। पर यहाँ पे क्या होता है, कल्पेबल होमोसाइड में यहाँ पे होती है कि भाई मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात कौन कर रहा है, ये कर रहा है 299, जो कहता है कल्पेबल होमोसाइड, और 300 यानी कि हत्या, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं अब देखते हैं हम इसके अपवाद। तो सबसे पहले अपवाद आता है, वो आता है कि आपराधिक मानव वध,
कब हत्या नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपराधिक मानववध है यानी कल्पेबल होमोसाइड है, वो ही हत्या होता है, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड का बढ़ावा रूप हत्या होता है। पर ये कल्पेबल जो होमोसाइड है ये कब हत्या नहीं होगा, मतलब कि ये कल्पेबल होमोसाइड ही रह जाएगा, इसमें हत्या को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा तब होगा जब क्या होता है, स्वेच्छा प्रकोपन ना हो। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है, इसने इसको प्रकोपित किया, ठीक है, और ये दोनों प्रकोपित में क्या हुआ, इसकी हत्या कर दी। तब तो ये बात हो गई हत्या की, भाई इसने प्रकोपित कर दिया, मैंने हत्या कर दी। पर इसने इसको प्रकोपित नहीं किया, इस दूसरे वाले व्यक्ति ने आके कहा, अरे देख तेरे बारे में ये बात बोली गई है, इसने तेरे परिवार के बारे में या तेरे लिए मानहानिकारक कथन किया, इसको आ गया आवेश, किसी और के द्वारा प्रकोपित होकर इसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, तो ये चल जाएगा कल्पेबल होमोसाइड में, ठीक है। उसके बाद आता है लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण कार्य में। भाई लोक सेवक ने अगर कोई विधिपूर्ण कार्य में किया है, कोई भी कार्य हत्या से संबंधित, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसे क्या करेंगे, उसको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, आपराधिक मानव वध में शामिल नहीं करेंगे। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर प्रयोग किया गया है, तो वैसे तो अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो अपराध नहीं माना जाता। लेकिन क्या होता है कि अगर वो किसी और तरीके से किया गया है तो उसको हत्या में शामिल नहीं करके कल्पेबल होमोसाइड में शामिल कर लेंगे। फिर क्या आता है, प्रकोपन किस तरीके का था, ये तथ्य का प्रश्न होता है, विधि का प्रश्न नहीं होता। दो तरीके के प्रश्न होते हैं, दो तरीके के, एक विधि का प्रश्न होता है और एक होता है तथ्य का। विधि का प्रश्न तो क्या होता है, किसी भी एक्ट के थ्रू हम देख के कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज इसमें कवर हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन जो तथ्य का प्रश्न होता है वो क्या होता है, मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब आप लोग एविडेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई आखिर तथ्य क्या होता है, विवादक तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, ये उनकी बात करता है। अब आगे पढ़ते हैं कि भाई निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उसने सद्भावना पूर्वक किया हो, लोक सेवक लोक न्याय की अग्रसरता में कोई कार्य कर रहा हो, अचानक उन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई हो, और क्या हुआ 18 वर्ष से अधिक आयु का होने पर उसने अपनी सहमति से मृत्यु सहन करी हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कल्पेबल होमोसाइड और हत्या की, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज पसंद आएगी, मतलब आपको समझ में आ रही होगी ये। अगर आपको फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या कीजिए, इनको पढ़ने के बाद एक बार जाके जितने भी इलस्ट्रेशन है उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए। आपको इनमें जो बेसिकली डिफरेंस होगा वो आराम से समझ में आ जाएगा। इतना कोई बड़ी खिचड़ी नहीं है कि भाई आपकी समझ में ही नहीं आएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप क्या कीजिए, एक बार इसको देखिए, उसके बाद जाइए इलस्ट्रेशन पे, एक बार इन सबको रीड आउट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सेक्शन जो है 301, ये क्या बोल रहा है कि भाई जिस व्यक्ति की मृत्यु कायित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कायित करके मानव वध। इसका मतलब क्या हुआ, ए नाम का व्यक्ति है, बी की मृत्यु कायित करने का आशय है, लेकिन बी के पीछे खड़ा है सी, बी को नहीं मार के सी को मार देता है, तो क्या उसने वही आपराधिक मानव वध किया है? जी हाँ, बिल्कुल वही मानव वध किया है, क्योंकि यहाँ पे भी मानव वध ही हो रहा है, यहाँ पे भी मानव वध ही हो रहा है, ठीक है। इसका नहीं होके इसने इसका कर दिया, तो आपराधिक मानव वध तो हुआ ही है ना, ये उसकी बात कर रहा है। अब आता है 302। 302 क्या बोलता है, हत्या के लिए दंड। हमने हत्या को कहाँ पढ़ा है, हत्या को हमने पढ़ा है 300 के अंतर्गत। तो जो 302 में 300 का दंड है, ठीक है। जो कोई हत्या करेगा यानी कि 300 करेगा, उसको मृत्यु यानी कि डेथ, आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट से दंडित किया जाएगा। ये बात कर रहा है कि भाई 300 अगर अपराध किया है तो 302 में उसको डेथ से और लाइफ इम्प्रिजमेंट से यानी कि आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे चल के बढ़ेंगे हम 303 के पास में। 303 क्या बोलता है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये पहले से जेल में है, पहले से जेल में है, ठीक है। और किसका मतलब किस चीज का दंड भुगत रहा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास का पहले से दंड भुगत रहा है। यहाँ पे इसके बी नाम के कैदी से क्या हुई, लड़ाई हो गई और उसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, यानी ए ने कर दी बी की हत्या। तो क्या उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा, जो 303 बोलता है कि भाई इसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मिट्ठू वर्सेस राज्य आया था 1983 में, ये केस था। इस बात के द्वारा क्या कहा गया कि जो धारा 303 है जो बोल रही है कि भाई आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा हत्या के लिए दंड, उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 कहाँ पे दे रखे हैं, ये आर्टिकल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 14 व 21 का उल्लंघन मानते हुए इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बात हुई 303 की। अब बात करते हैं 304 की। 304 बोलता है आपराधिक मानव वध के लिए दंड। आपराधिक मानव वध हमने कहाँ पढ़ा है, आपराधिक मानव वध हमने पढ़ा है 299 के अंतर्गत। 299 का दंड दे रहा है हमको 304 में। जो कोई क्या करेगा, आपराधिक मानव वध करेगा
और इंटेंशन के साथ करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से, ज्ञान के साथ करेगा तो भी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम 304A की तरफ। क्या बोल रहा है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। कोई व्यक्ति क्या करेगा? नेग्लिजेंस से किसी और की मृत्यु कारित कर देगा। आप देखते होंगे हमने भी लोक न्यूसेंस में भी उपेक्षा वाले प्रोविजंस पढ़े थे। जिन लोगों ने हमारे आईपीसी के पुराने लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं वो जाके पहले पुराने लेक्चर्स देख के आएंगे, क्योंकि हमने 1 से लेके 15 तक पहले सारे चैप्टर्स को कवर करा रखा है। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स वो देख सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा के उन लेक्चर्स को देख लीजिए, वो आपके आरजेएस के रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो हमने चैप्टर किया था उपेक्षा से रिलेटेड पहले किया हुआ है, लोक न्यूसेंस वाला चैप्टर, तो आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जब उपेक्षा की बात होती है तो जो 304A बोलता है कि भाई उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना, तो जो कोई भी उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा और ऐसी मृत्यु होगी जो आपराधिक मानव वध में इंक्लूड नहीं होती होगी, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 304B की। ए की बात करी हमने उपेक्षा, अब बी से आ गई हमारी दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु क्या होती है? दहेज क्या होता है? दहेज वही होता है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बताया गया है। ठीक है, तो दहेज मृत्यु हो गई यानी कि डॉवरी डेथ के बारे में बात कर रहा है। जहां किसी स्त्री की मृत्यु, यहाँ पे किसके खिलाफ अपराध हो गया? ये हो गया महिला के विरुद्ध अपराध हो गया एक तरीके से। तो जो कोई किसी स्त्री की मृत्यु करेगा दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा, मतलब उसके दाह का मतलब हो गया जलने के द्वारा कोई शारीरिक क्षति की जाए, उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, स्पेसिफिक टाइम दे रखा है कि भाई किसी स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के अंदर अंदर होगी, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न। मतलब या तो दाह के द्वारा या शारीरिक क्षति के द्वारा होती है, या जनरली देखा नहीं जा सकता वो लड़की, क्या हो सकती है सामान्य परिस्थितियां? भाई एक लड़की है, उसको आराम से सुबह देखा है कि आराम से आई है, भाई छत पे कपड़े वपड़े सुखा के गई है। ठीक है, आराम से उसने घर के सारे काम काज किए, पड़ोसियों ने देखा है उसको कि भाई सही तरीके से ढंग से काम कर रही थी। शाम को पता चलता है कि लो भाई वो तो मर गई। पर क्या ये वो वाली परिस्थिति थोड़ी ना हो गई, भिन्न परिस्थिति हो गई है कि वो लड़की तो मर गई। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में किसी स्त्री की मृत्यु होती है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है, किसी जलने के कारण हो जाती है या किसी शारीरिक क्षति के कारण हो जाती है, और यह पता लगता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व की बात कर रहा है, उसके पति या पति के नातेदार के द्वारा, ठीक है, दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की थी या उसे तंग किया गया था, ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी। ठीक है, तो मृत्यु के कुछ पूर्व का मतलब क्या हो गया? 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, ऐसी बात कर रहा है? जी नहीं, ये वो वाली बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है कि भाई या तो 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन, 1 महीना, इस मतलब इस तरीके से कुछ दिनों के पूर्व की बात कर रहा है। मृत्यु के कुछ पूर्व का मतलब ये माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा कि भाई आधे घंटे पहले डिमांड की हो कोई, ये वो वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है, और दहेज से तात्पर्य तो मैंने आपको बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 का, इसकी जो सेक्शन 2 है उसमें परिभाषित किया गया है, और जो दंड होगा वो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक होगा। तो क्या हो सकता है भाई? 7 वर्ष तो दे रखा है शादी के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, और कितने 7 वर्ष से कम की इसमें सजा नहीं होगी। तो आप ये ऐसे करके याद कर सकते हैं इसका कीवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं 305 की, 305 की। शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण की स्टेप कहां पढ़ के आए थे हम लोग? 107 से लेके 120 तक में हमने देखा था दुष्प्रेरण के बारे में, चैप्टर 5 देखा था ना, जबकि बात कर रही हूँ। तो शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण की जो बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या कोई उन्मुक्त व्यक्ति है, आप देखते हैं कोई जड़ व्यक्ति है, कोई मत व्यक्ति होता है। मत व्यक्ति वो तो हो गया भाई नशे की हालत वगैरह में हो गया ना, उस व्यक्ति की बात कर रहा है। उन्मुक्त व्यक्ति का मतलब वो हो गया विकृचित वगैरह का व्यक्ति होता है ना, वो कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले। ठीक है, और आत्महत्या के लिए जो दुष्प्रेरक करेगा, मतलब अगर किसी जो इन व्यक्तियों को कोई क्या करेगा? दुष्प्रेरित करेगा, और दुष्प्रेरित करने के फलस्वरूप ये व्यक्ति क्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। और आत्महत्या कर लेंगे तो जिन व्यक्तियों ने इनको दुष्प्रेरित किया था, यानी कि जो इसका दुष्प्रेरक होगा, उसको या तो मृत्यु से, डेथ से, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास से, या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम आगे बढ़ के चलेंगे हम 306 की तरफ। 306 क्या कहता है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
यानी कि क्या हो गया, जो सुसाइड वगैरह करते हैं उसका जो दुष्प्रेरण की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, किसी व्यक्ति ने उसे दुष्प्रेरित किया हो, उसके फलस्वरूप तो जो ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या मतलब हुआ यहाँ पे भी आत्महत्या का दुष्प्रेरण बोल रहा है और 305 में भी आत्महत्या का दुष्प्रेरण की बात कर रहा था, लेकिन 305 में बात कर रहा था शिशु की, उन्मुक्त उन्मुक्त व्यक्ति की, ठीक है, यानी कि आप इसको विकृत व्यक्ति बोल सकते हैं, अनसाउंड माइंड व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इन व्यक्तियों की बात हो रही थी, लेकिन 306 में जो बात कर रहा है वो जनरली बात कर रहा है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, ठीक है, वयस्क व्यक्ति होता है, कोई भी स्त्री महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है, किसी की भी बात कर रहा है, लेकिन वो शिशु नहीं होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, मत नहीं होना चाहिए, उनकी बात कर रहा है 306 में। तो जो 306 के लिए कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करेगा और किसी ने जिसको उसको दुष्प्रेरित किया होगा, तो जो ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वो 10 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बता रहे कि कोई जो आजीवन कारावास का अपराध कर रहा है, मतलब ऑलरेडी पनिशमेंट भुगत रहा है उसका, कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध करेगा, यानी कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा और किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित हुई हो, उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु दंड से दंडित होगा, ठीक है। इसकी बात कर रहा है ये। यहाँ पे वो 303 वाली बात नहीं चलेगी भाई, संवैधानिक है कि नहीं है, असंवैधानिक है, मिट्टू केस और ये सब बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जनरल बात कर रहा है। अब आगे बढ़ के चलेंगे 307 की तरफ। 307 बोल रहा है हत्या का प्रयत्न। हत्या का हम लोग देखिए, हमने हत्या देखी हमने 300 के अंतर्गत, तो 300 का जो दंड था वो कहाँ पे था, 300 का दंड था 302 में, और 302 के बाद आता है 307 जो बोलता है हत्या के प्रयत्न के बारे में, प्रयास के बारे में। तो जो कोई भी हत्या करने का प्रयत्न करेगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और अगर उपहति कारित हो जाए तो आजीवन कारावास और जो भी दंड होगा उससे दंडित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपराधिक मानव वध के प्रयत्न के बारे में। अभी हम हत्या के प्रयत्न की बात करके हैं, अब हम बात करेंगे आपराधिक मानव वध के प्रयत्न। आपराधिक मानव वध हमने कहाँ पे पढ़ा था, 299 के अंतर्गत। इसका कहाँ पे पनिशमेंट दे रखा है, 304 के अंतर्गत, ठीक है। फिर जब बात करते हैं इसके प्रयत्न के बारे में तो 308 आ जाता है, ठीक है। तो जो कोई क्या करेगा, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करेगा, वो 3 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर ऐसे कार्य से कोई उपहति कारित हो जाती है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो जो कोई भी आत्महत्या करने के लिए कोई कार्य करेगा उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आत्महत्या का प्रयत्न कहाँ पे आता है, 309 में। आत्महत्या से रिलेटेड और कौन कौन से प्रोविजन आए थे, अभी हमने देखा था 305 भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात कर रहा था, 306 भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात कर रहा था, है ना, और 309 भी इसी की बात कर रहा है आत्महत्या से रिलेटेड। तो हमको इन तीनों सेक्शंस को साथ में पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 310 ठग की। ठग क्या होता है, जो कोई हत्या द्वारा सहित, या तो कोई क्या करेगा हत्या के द्वारा या सहित लूट करने के आशय से, या कोई शिशुओं की चोरी करने के लिए, जो बच्चों की चोरी वगैरह होती है ना, उनके लिए क्या करता है, अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त होता है, मतलब अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई कार्य करता है तो वह ठगी करता है, ये कहा जाता है। और ठग का दंड कहाँ दे रखा है हमको, 311 के अंतर्गत दे रखा है ठग का दंड, ठीक है। कहां से कहां तक दंडित होगा, आजीवन कारावास और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये तो जो बात हुई हमारे जीवन के संकटकारी अपराधों के बारे में बात हुई, पदार्थ नहीं अपराधों के विषय में बात हुई है, ठीक है। कहां से कहां तक है ये है हमारे 299 से लेके 311 तक, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम करेंगे मिसकैरेज से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। ये जो बात कर रहा है वो कर रहा है सेक्शन 312 से लेके 318 तक बात कर रहा है, 312 318, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है 312 वो कहता है गर्भपात कारित करना। तो जब हम देखते हैं मिसकैरेज के प्रोविजंस के बारे में, यानी कि गर्भपात कारित करने के बारे में, तो जो कोई गर्भवती स्त्री का यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यानी कि वॉलंटरी क्या करेगा, स्वेच्छा यानी मतलब खुद की मर्जी से गर्भपात कारित करेगा, मिसकैरेज कारित करेगा, स्त्री का जीवन बचाने से भिन्न, मतलब अगर क्या होता है वो मिसकैरेज जो किया जाता है अगर किसी स्त्री का यानी कि महिला का जीवन बचाने के लिए किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जीवन बचाने के लिए नहीं किया गया और किसी और इंटेंशन के साथ किया गया है, मिसकैरेज किया गया है, तो उसको क्या करेगा, 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं अगर स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो क्या होती है स्पंदन गर्भा। स्पंदन गर्भा का मतलब होता है कि अगर जो बेबी होता है उसका मूवमेंट चालू हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स होते हैं जब तो ना बेबी का मूवमेंट शुरू हो जाता है,
4 5 5 to 6 मंथ्स होते हैं जब बेबी का क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है स्टमक के अंतर्गत। तो ये उसकी बात कर रहा है कि अगर भाई स्पंदन गर्भा स्त्री होती है तो क्या होगा, 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात करती है वो भी इस धारा के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्री की कंसेंट होगी तो वो यहाँ पे मिसकैरेज कारित कर सकती है, ठीक है, नहीं, स्त्री की कंसेंट की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 313 की। 313 कह रहा है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। जो कोई स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा, मिसकैरेज कारित करेगा, वो क्या होगा, आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं 314 के बारे में। 314 कहता है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों के द्वारा मृत्यु कारित करना। मतलब कोई गर्भपात कारित करने का कार्य किया गया, मिसकैरेज करने का कार्य किया गया, इंटेंशन के साथ किया गया, और जब ऐसा कार्य किया गया तो उससे गर्भपात कारित होने के साथ साथ उस महिला की अगर मृत्यु हो गई हो जिसका गर्भपात किया गया है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास, जो ऐसा करेगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसे स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो आजीवन कारावास भी शामिल हो जाएगा। अगर फिर क्या करता है 315 हमको ऐसे बोलता है कि भाई शिशु का जीवित पैदा होने यानी बच्चे का जीवित पैदा होने से रोकने के लिए या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से क्या किया जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है, गर्भपात वगैरह कारित किया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब क्या होता है 316 बोल रहा है कि भाई आपराधिक मानव वध के द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। अजात शिशु मतलब होता है अजन्मा शिशु, ठीक है। तो क्या करता है कि कोई क्या करेगा, जो परिस्थितियां थी हमारी आपराधिक मानववध की जो हमने 299 के अंतर्गत देखी थी, उनके अंतर्गत रहते हुए किसी सजीव अजात शिशु की अजन्मे बच्चे की अगर मृत्यु कारित करेगा तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जब हम 317 की तरफ आते हैं, 317 की तरफ आते हैं, तो वो कहता है शिशु के माता पिता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल दिया जाना। आरक्षित डाल दिया जाना मतलब उसको छोड़ दिया जाना, परित्याग कर दिया जाना या कहीं पे छोड़ देते हैं। देखते ना आप लोग कई बार कि बच्चे को जो नाली के किनारे छोड़ गए, गली के बाहर छोड़ गए और जंगल में छोड़ गए, कहीं पे भी देखते होंगे ना, कहीं मंदिर वंदिर के बाहर छोड़ गए, आरक्षित डाल, उसकी बात कर रहा है। तो उसको होगा कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर शिशु मर गया, इस परिस्थितियों के फलस्वरूप वो शिशु मर गया तो उस पे हत्या का केस चलेगा और आपराधिक मानव वध का विचारण चलेगा। अब बात करते हैं 318 की। 318 कहता है मृत शरीर के गुप्त व्ययन के द्वारा छिपाना। क्या होता है, जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके मतलब बेच करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, जन्म के दौरान हो गई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साक्ष्य छिपाएगा और या छिपाने का प्रयास करेगा तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि हो सकेगा 2 वर्ष तक का और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस अभी हमने देखे, सबसे पहले हमने देखा 299 से 311 तक, फिर हमने देखा 312 से लेके 318 तक, ये हमने देखे जीवन के संकटकारी अपराधों के विषय में, ठीक है। और ये देखिए हमने गर्भपात से रिलेटेड करने के विषय में। यहाँ पे आप गर्भपात लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए संकटकारी, ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। तो ये प्रोविजंस तो हमने इन दोनों से रिलेटेड देख लिए। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के प्रोविजंस को देखेंगे जो जो किससे रिलेटेड होंगे, चैप्टर 6 से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि चैप्टर 6 में जब हमने अभी इसकी इंडेक्स देखी थी, चैप्टर 16 की जब हमने इंडेक्स देखी थी तो हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अभी तक हमने केवल इसके 2 ही भाग किए हैं, बाकी के पार्ट्स को भी हमें देखना बाकी है, तो उसके लिए हम लाएंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। आप हमारे डीलो इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो है डीलो इंस्टीट्यूट। और आपने जैसा कि देखा होगा कि जो हमारा चैनल है डीलो जंक्शन, जो हमारा चैनल है उसमें आपने देखा होगा हमने इंडेक्सोपीडिया की बात कर रखी है। इंडेक्सोपीडिया का मतलब हो गया कि भाई हमारी रेट जो होती है एग्जाम देने से पहले जाते हैं हम सेक्शंस को रिवाइज करके, तो सेक्शंस जब हम रिवाइज करके जाते हैं तो हम इतने सारे एक्ट्स को हमारे साथ नहीं लेके जा सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास होनी चाहिए 2 किताबें, ठीक है, एक मेजर के संबंध में
और एक माइनर के संबंध में। तो जो हमारी इंडेक्सोपीडिया है वो काम ही ये करती है। इंडेक्सोपीडिया का मतलब है इंडेक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने साथ रख सकते हैं, अपने सेक्शंस को रिकॉल कर सकते हैं। क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सेक्शंस रिकॉल करने की जगह उसके अंदर डेप्थ में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे सेक्शंस कंप्लीट ही नहीं हो पाते, रिकॉल हो ही नहीं पाते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इंडेक्सोपीडिया को जरूर देखेंगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको परचेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।